गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको राजकोषीय नीति के बारे में बताऊंगी। फिस्कल पॉलिसी के क्या होती है। तो मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। भारत जैसे अविकसित और विकासशील देश में, इसके साथ ही विकसित देशों में भी जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मौद्रिक नीति जो होती है वो देश में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है, ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। साथ ही साथ जो मुद्रास्फीति महंगाई है उसको नियंत्रित कर सके। आज हम राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे। राजकोषीय नीति जो होती है वो सरकार की नीति से संबंधित होती है। राजकोषीय नीति ऐसी नीति होती है जिसके अंतर्गत सरकार की आय और व्यय तथा ऋणों से संबंधित जो नीतियां एवं व्यवहार है उनको सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सरकार के कर एवं गैर कर राजस्व में वृद्धि, मतलब राजस्व मतलब इनकम, आय जिसे हम कहते हैं, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। लोकहित में सार्वजनिक वित्त का व्यय जो किया जाता है, इसके अंतर्गत देश के आर्थिक विकास के लिए व्यय, सामाजिक कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए व्यय, और आर्थिक और गैर आर्थिक सभी प्रकार के व्यय तथा उनका कार्य करना, और सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध कैसे किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा हिनात प्रबंध करके जो है वो व्ययों को पूरा किया जाता है। तो इस राजकोषीय नीति में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो राजकोषीय नीति प्रोफेसर आर्थर स्मिथ के अनुसार राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसमें सरकार अपने आय, व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। तो सरकार राजकोषीय नीति जो बनाती है आय व्यय और ऋण से संबंधित, उसमें अपनी आय और व्यय और जो उसको इस प्रकार करती है, नियंत्रित करती है, उस प्रकार प्रबंध उनका करती है कि राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और अवांछित प्रभाव को रोका जा सके। राष्ट्रीय जो नीति होती है उसके देश की किसी भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है राष्ट्रीय नीति की। राष्ट्रीय नीति जो होती है हम राजकोषीय नीति के उद्देश्य करेंगे। तो राजकोषीय नीति जो के उद्देश्य होते हैं विकास के साधनों को गतिशील करना, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास के जो साधन हैं उनको गतिशील करना, सभी साधनों को गतिशील करने के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। तो सरकार जो होती कर वगैरह लगाकर और जो लोगों की बचत होती है उनको इकट्ठा करके सरकार जो है उसको निवेश करने का कार्य करवाती है। तो कुछ मालों में सरकार कुछ लोगों एवं वर्गों को कर रहित वस्तुओं का वितरण भी करती है ताकि देश का उत्पादन हो सके। तो इसके राजकोषीय नीति के माध्यम से बचत को अधिकतम किया जाता है, उत्पादों को निवेश की ओर प्रोत्साहित किया जाता है और संतुलित विकास कार्यक्रम संपन्न किए जा सके, ताकि और विशेष रियायतों और विशेष उपभोग कर करारोपण से जो करने से भी जो वस्तुओं को बढ़ावा देकर साधनों को जुटाया जाता है। दूसरा, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। अल्पविकसित देशों में राजकोषीय नीति जो के द्वारा आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। पूंजी निर्माण जो है देश के आर्थिक विकास की सफलता की कुंजी है। किसी भी विकास को निर्धारित करने के लिए पूंजी का होना आवश्यक है। तो भारत जैसे देश में जहां पर पूंजी निर्माण जो है उसकी समस्या पाई जाती है, वहां पर पूंजी कम है और बचतें भी कम है, निर्धनता होने के कारण, लोगों की आय इनकम कम होने के कारण बचत कम है। तो वहां पर राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोफेसर त्रिपाठी के अनुसार राजकोषीय नीति के द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण, वर्तमान कर दरों में वृद्धि करके, सार्वजनिक उपक्रमों से बचत प्राप्त करके, ऋण लेकर, नए कर लगाकर और घाटे का बजट बनाकर जो सरकार है वो पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है। सरकार कई तरीकों से बचत प्राप्त करती है, अपने बॉन्ड बेचकर, सार्वजनिक निवेश के द्वारा, आर्थिक संरचनात्मक ढांचे का विकास आदि करके। इसके अलावा शिक्षा, प्रशिक्षण, लोक स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, सिंचाई के साधनों, शक्ति, उत्पादन क्षमता आदि पर व्यय किया जाता है, जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ती है और यही देश की वास्तविक पूंजी निर्माण होती है। तीसरा, निवेश को प्रोत्साहित करना। सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करती है
सरकार कुछ क्षेत्रों में कर रियायत देती है तथा संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि निवेश वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके। इसके अलावा सरकार जो है सिंचाई की संभावना, सूखा एवं बाढ़ नियंत्रण एवं राहत, मिट्टी की परख आदि कार्य को बढ़ावा देकर, ठीक है, उसमें जो है कृषि क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा देती है। निजी क्षेत्र में जो है लाभदायक क्षेत्रों में निवेश करने में इच्छुक होता है निजी क्षेत्र, परंतु वहां पर भी सरकार जो है कई प्रकार की उनको सुविधाएं देकर और कर रियायतें देकर ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या कम है और अविकसित क्षेत्र हैं जिनका विकास नहीं हुआ, वहां पर पूंजी प्रधान उद्योग है, वहां पर सरकार निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति एवं संकुचन का भी प्रतिकार किया जाता है, उसको रोका जाता है। अल्प विकसित देशों में जो शक्ति कारक दबाव अधिक पाए जाते हैं तथा वास्तविक साधनों की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन बना रहता है, उस असंतुलन को दूर करने के लिए जो सरकार है वो राजकोषीय नीति का सहारा लेती है। सार्वजनिक व्यय, इनाहत प्रबंधन तथा कर रियायतों एवं उदार नीति के कारण जनता के पास अधिक मात्रा में क्रय शक्ति पहुंचती है और वस्तुओं की मात्रा उस अनुपात में न होने से जो है कीमत तेजी से बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा मांग को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वृद्धि करती है, अनुपादक सार्वजनिक व्यय में कमी की जाती है, अपने बॉन्ड बेचती है जिससे कि जनता की क्रय शक्ति सरकार के पास आ जाए और थोड़ी वस्तु की जो मांग है उस पर नियंत्रित किया जा सके। अनिवार्य रूप से जनता को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील कर दरें लागू की जाती है, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा कर लगाया जाता है ताकि सरकार के पास इनकम आ सके। और इसके अलावा सरकार जो होती है, अगर सरकार को संकुचन की स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर अगर मुद्रा की कमी हो जाती है, वहाँ सरकार उल्टे जो है वो इसके विपरीत आचरण करती है, कर भार में कमी करती है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है, सरकारी प्रतिभूतियाँ का पुनः खरीद करती है और ऋण जो है आदि से जो ऋण जो है उसको सरकार चुका देती है ताकि मुद्रा जनता तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा स्फीति एवं संकुचन का प्रतिकार करती है। राजकोषीय नीति भुगतान संतुलन की असामयिक को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को असामय जो है, जिसमें कि अगर निर्यात और आयात में ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, तो उस स्थिति में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए आयातों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। आयातों पर ऊंची दर से शुल्क लगाया जाता है। विदेशी निवेश, सार्वजनिक व्यय तथा रियायतों के द्वारा विदेशी पूंजी का आयात किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राजकोषीय नीति के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति का प्रभाव राष्ट्रीय आय पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो राष्ट्र पूंजी निर्माण, निवेश, वित्तीय साधनों की वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पूंजी निर्माण होने से भी उत्पादन बढ़ता है और राष्ट्रीय आय बढ़ती है। राजकोषीय नीति के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है। इसके द्वारा सरकार सार्वजनिक व्यय तथा ऋणों को कितनी मात्रा उत्पादक एवं विकास कार्यों पर खर्च करती है, ये डिसाइड करती है। सरकार राजस्व को कितनी मात्रा प्राप्त कर सकती है। इसके द्वारा सरकार सार्वजनिक व्यय एवं ऋणों को की सामाजिक लागत और दिशा क्या होगी, इन सब का निर्धारण करती है। रोजगार को बढ़ावा देना। अविकसित देश और विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि, रोजगार के अवसरों में कमी, विकास की दर निम्न होने के कारण बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। इसके लिए सरकार राजकोषीय नीति में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक में वृद्धि करती है जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। इसके माध्यम से निजी निवेश को भी प्रेरणा दी जाती है, प्रोत्साहित किया जाता है, पूंजी निर्माण की तरफ बढ़ाई जाती है। सरकार कर छूट देती है, नए अगर व्यवसाय लगाए जाते हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर व्यवसाय नहीं है, विकास नहीं हुआ, वहाँ पर टैक्स हॉलीडे 4-5 साल तक उनको कर नहीं देना पड़ेगा निजी क्षेत्र को। इस प्रकार से उनको और कई तरह की रियायतें देकर उनको निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा कृषि विकास और प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। आय एवं धन के वितरण की विषमता को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। राजकोषीय नीति का आय व धन की विषमता को कम करने के लिए वितरण में, क्योंकि जहाँ पर विकासशील देश हैं वहाँ पर धनी और निर्धन वर्ग के बीच एक गहरी खाई पाई जाती है। निर्धन वर्ग जो है वो गरीब
काफ़ी गरीब होता है, वो अपनी बेसिक आवश्यकताएं और आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता, और धनी वर्ग के पास काफ़ी मात्रा में पैसा होता है। तो उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए सरकार इस प्रकार से कर लगाती है कि धनी वर्ग पर उसका अधिक भार पड़े, और जो उससे कर प्राप्त होता है वो निर्धन वर्ग जो है उनके विकास पर सरकार खर्च करती है। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से ही सरकार आय और धन की जो वितरण की विषमता है उसको कम करती है। निर्धनता में कमी, गरीबी को जो रोकने के लिए सरकार राजकोषीय नीति में कई तरह की योजनाएं बनाती है, उनके विकास पर व्यय किया जाता है। सामाजिक विकास कैसे हो निर्धन वर्ग का, उस पर खर्च पैसा किया जाता है, ताकि कमजोर एवं पिछड़े वर्ग का जो शोषण है उससे मुक्ति प्राप्त हो सके। सरकार, जैसे मैंने आपको बताया कि कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखती है कि निर्धनों पर अधिक भार पड़े उसका, और निर्धनों पर उसका कम भार पड़े। इसके लिए प्रगतिशील कर नीति अपनाई जाती है। प्रगतिशील कर नीति में जैसे जैसे आय बढ़ती है, करों की दर भी बढ़ती है। तो करों की दर जो है, क्योंकि आय धनी वर्ग की ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा कर देना पड़ता है, और कुछ सीमा तक सरकार छूट देती है, उसमें अधिकांश जो निर्धन वर्ग है वो कर देने से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार सरकार निर्धनता में कमी करने का प्रयास करती है। निर्धनता में कमी करने के लिए एक तो रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है और सामाजिक कल्याण पर व्यय किया जाता है। तो राजकोषीय जो नीति है वो एक महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में और वहाँ के सामाजिक कल्याण में। राजकोषीय नीति का विशेष महत्व है। एक तो राजकोषीय नीति जो है मौद्रिक नीति के साथ समन्वय करते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, मौद्रिक नीति के द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, और राजकोषीय नीति के द्वारा आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करते हुए देश का विकास किया जाता है। राजकोषीय नीति देश में उत्पादन व रोजगार के स्तर को ऊंचा करने में सहायक होती है। राजकोषीय नीति के द्वारा उत्पादन, रोजगार और आय स्तर को बढ़ाया जाता है, बचतों को प्रोत्साहित किया जाता है, उत्पादकों को और जो उद्योगपति वर्ग है उसको निवेश करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से जो धनी और निर्धन वर्ग की जो बीच की विषमता है उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। राजकोषीय नीति किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। तो राजकोषीय नीति में जो उपकरण जो है, उसके जो टूल्स है, राजकोषीय नीति में निम्नलिखित उपकरणों का सहारा लिया जाता है। निम्नलिखित टूल्स है जिनकी सहायता से, इन्हें राजकोषीय नीति के हम भाग भी कह सकते हैं, जिसकी सहायता से सरकार जो उपरोक्त जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करती है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है इसको हम पहले भी डिटेल में सारा पढ़ चुके हैं, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय में राजकीय व्यय जो है उनका वर्गीकरण, कौन से आर्थिक, गैर आर्थिक, विकास व्यय, इन सबको व्यय करते हुए कितनी कितनी मात्रा पर उन पर व्यय किया जाएगा, किन किन सिद्धांतों को फॉलो किया जाएगा और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। तो जो सरकार सार्वजनिक व्यय में राजकीय व्यय का वर्गीकरण और व्यय करने की जो नीतियों का अध्ययन, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सरकार की क्या नीतियां हैं। तो सरकार किस प्रकार अपने व्यय को जो है व्यय का प्रबंध करती है, उसकी क्या प्राथमिकताएं रहती हैं। सार्वजनिक आय में सरकार जो है व्यय को करने के लिए सरकार को आय चाहिए होती है, तो आय जो सरकार किस प्रकार प्राप्त करेगी और उन साधनों का अर्थव्यवस्था पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन किया जाता है। सरकार की जो सार्वजनिक आय का जो मुख्य स्रोत है वो कर होते हैं, टैक्सेस होते हैं। सरकार जो करों के द्वारा जो है वो आय प्राप्त करती है। मुख्य साधन जो है वो आय है। सरकार की आय का मुख्य साधन जो है वो कर है। सरकार आय प्राप्ति के लिए और अन्य दूसरे साधन भी है, जैसे कि सार्वजनिक उपक्रमों से आय, और इसके अलावा सरकार जो पेनल्टी वगैरह लगाती है वो सब इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो कर है वो सार्वजनिक आय का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो सार्वजनिक आय में हमने जैसे पहले ही पढ़ा था, करारोपण के क्या सिद्धांत होंगे, उनका क्या प्रभाव है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण में सरकार के जो कल्याणकारी व्यय, जो विकास कार्य पे व्यय जो बढ़ रहे हैं,
इसके अलावा प्रशासनिक व्यय में वृद्धि और देश के विकास, देश की सुरक्षा व्यय में वृद्धि होने से सरकार के व्यय निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो सार्वजनिक ऋणों का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार की आय अपर्याप्त अगर रहती है तो सरकार ऋणों के द्वारा उसका जो है व्ययों का प्रबंध करती है। इसमें सरकार सरकार के आंतरिक और बाह्य दोनों साधनों से प्राप्त ऋणों को शामिल किया जाता है। सरकार भारत में जो रिजर्व बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे ऋण लेती है। इसके अलावा विदेशी संस्थाएं जिसमें IMF, IBRD, वर्ल्ड बैंक आदि से भी ऋण प्राप्त किया जाता है। तो सरकार इन ऋणों में किस प्रकार उनका भुगतान करेगी, उनकी क्या अवधि होगी, क्या प्रभाव है, विधियां हैं, कैसे उनको समस्याएं ऋण से संबंधित, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत करती है। फोर्थ है वित्तीय प्रशासन, जो सरकार की आय व्यय है उसका जो प्रबंध व्यवस्था कैसे की जाएगी उसके लिए वित्तीय प्रशासन कहते हैं। तो वित्तीय प्रशासन जो है मुख्य रूप से बजट प्रस्तुत करना, जो लेखित बनाना, उनका निरीक्षण करना, इसके अंतर्गत वित्तीय प्रशासन में इन सबको शामिल किया जाता है। सरकार हर साल अपना केंद्रीय और राज्य सरकार अपना बजट जो है वो घोषित करती है। बजट में सरकार की आय कहाँ से प्राप्त होगी, किस प्रकार व्यय किया जाएगा, इन सब का जो है वो सरकार उसमें लेखा जोखा बताती है। आर्थिक स्थायित्व, लोक वित्त के इस भाग में राजकोषीय नीति का निर्धारण व संचालन किया जाता है। ठीक है, जो आर्थिक स्थायित्व है, जो 30 की महान मंदी 1930 की विश्वव्यापी जब मंदी हुई थी, जब देश पूरे अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक मंदी आ गई थी, तो उस समय राजकोषीय नीति के द्वारा राजकोषीय आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया गया था उस मंदी को दूर करने के लिए। इसलिए आर्थिक स्थायित्व भी राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। न केवल मंदी के लिए बल्कि जो मूल्य बढ़ रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, उनमें स्थिरता लाने के लिए भी इस नीति का प्रयोग किया जाता है। तो सार्वजनिक व्यय, आय, ऋण, वित्तीय प्रशासन और आर्थिक स्थिरता जो है राजकोषीय नीति के मुख्य भाग या उपकरण कहलाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारत की राजकोषीय नीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे।